Assalamu alaikum students, my name is Shahrukh and I am your physics teacher. Welcome to the online lectures of Real Scholars College. This lecture is for class first year, topic 10.9 heat engine, page 364. आपने अभी तक अपना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और उससे की एप्लीकेशंस पढ़ ली हैं. अब जो टॉपिक है आपका हीट इंजन, ठीक है ना, इसमें आपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को ही अप्लाई ऐसा करना है और देखना है कि कैसे फर्स्ट लॉ में जो बात की गई थी कि जो हीट एनर्जी दी जाती है किसी भी सिस्टम को, थर्मोडायनेमिक सिस्टम को, वो उसकी इंटरनल एनर्जी और वर्क डन में कन्वर्ट होती है, यानी सम यूज़फुल वर्क डन उससे हो जाता है. और आपने साथ ही ये देखा था कि साइक्लिक प्रोसेस के लिए इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होती और जितना भी आप वर्क एनर्जी देते हैं सिस्टम को वो वर्क डन में कन्वर्ट हो जाती है. ठीक है, तो यहाँ पे हीट इंजन उसी की एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है कि कैसे हीट को आपने वर्क में कन्वर्ट करना है बाय यूजिंग एन इंजन. तो कौन सी एनर्जी? हीट एनर्जी. तो आप इस इंजन को क्या नाम देंगे? हीट इंजन का नाम देंगे. यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर इसका गिवन है, एक अपरेटस सा स्कीमेटिक डायग्राम इसकी, जिसमें यहाँ पे ये कह रहे हैं, ये शो कर रहे हैं कि एक हॉट रिजर्वायर है जहाँ से आपके पास जो टेम्परेचर है T1 हाइयर टेम्परेचर, वहाँ से आपके पास हीट आ रही है सिस्टम में, यानी जिसको आपने इंजन का नाम दिया है. उस इंजन के अंदर कोई वर्किंग सब्सटेंस है, यानी जो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है. ठीक है, और एब्जॉर्ब करने के बाद कोई यूज़फुल वर्क डन करके आपको दे रहे हैं, यानी हीट एनर्जी को वर्क डन में कन्वर्ट करें मैकेनिकल फॉर्म में. ठीक है, और कुछ एनर्जी वो रिलीज़ कर रहा है टुवर्ड्स द कोल्ड रिजर्वायर, यानी जहाँ पे टेम्परेचर T2 है जो कि T1 से कम है. ठीक है, तो यहाँ से आप ये देखेंगे कि इसके स्ट्रक्चर में हॉट रिजर्वायर है जहाँ का टेम्परेचर कांस्टेंट, ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, यानी वो अपना टेम्परेचर मेंटेन रखता है एट T1. और नीचे कोल्ड रिजर्वायर है जो अपना टेम्परेचर T2 रखती है, जो T1 से कम होता है, कोल्ड रिजर्वायर है वो. ठीक है, यानी आप यूँ कह सकते हैं कि जो हॉट रिजर्वायर है वो हीट के लिए सोर्स है, सिस्टम के लिए वो हीट सोर्स है इंजन के लिए, और जो कोल्ड रिजर्वायर है वो सिंक है हीट का, यानी जहाँ पे जाके हीट रिलीज़ होती है, और T1 जो हॉट रिजर्वायर जहाँ से हीट एब्जॉर्ब करता है सिस्टम. ठीक है, अच्छा, और वर्किंग सिस्टम्स क्या है? वो इंजन के अंदर कोई भी गैस हो सकती है, कोई भी सिस्टम हो सकता है जिससे आपने वर्किंग सब्सटेंस का है. तो यहाँ पे वही हीट अगर वो स्टीम इंजन है तो अंदर गैस स्टीम होगी, आपकी स्टीम इंजन होगा तो. ठीक है, इसी तरह डिफरेंट गैस हो सकती है अंदर एज अ वर्किंग सब्सटेंस जो हीट इंजन के अंदर काम करेगी. अच्छा, अब प्रोसेस कुछ इस तरह का होगा कि हीट एब्जॉर्ब करेगा इंजन, ये मैंने डिस्कस कर भी लिया. हीट एब्जॉर्ब करेगा इंजन, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट रिलीज़ कर देगा, और जो अमाउंट हीट की जो उसने यूटिलाइज़ किया उसको वर्क डन की फॉर्म में कन्वर्ट करके आपको देता रहेगा. और ये अगर साइक्लिक प्रोसेस होगा, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रह रहा है ऊपर भी और नीचे भी, तो बार बार वो हीट ले रहा है और वर्क डन में कन्वर्ट कर रहा है, हीट ले रहा है, वर्क डन में कन्वर्ट कर रहा है, तो उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं हो रही, यानी इंटरनल एनर्जी क्या है? डेल्टा U 0. ठीक है, साइक्लिक प्रोसेस हो गई है. तो यहाँ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के मुताबिक जो हीट हम दे रहे हैं वो अगर इंटरनल एनर्जी और वर्क डन में कन्वर्ट हो रही थी, तो इंटरनल एनर्जी अगर ज़ीरो है क्योंकि टेम्परेचर मेंटेन रहता है रिजर्वायर्स का, तो इसी तरह हीट जो एब्जॉर्ब करता है सिस्टम वो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ कर देता है, यानी Q2 जो है वो सिस्टम को, कोल्ड रिजर्वायर को दे देता है. तो उसका जो इंटरनल एनर्जी है वो नहीं चेंज हो रही, तो डेल्टा U को हम यहाँ पे ज़ीरो पुट करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में. तो कुछ हमें रिलेशन यूँ मिलता है कि यहाँ पे डेल्टा U की जगह ज़ीरो पुट किया तो जितना भी वर्क डन हो, जितनी भी हीट हम दे रहे हैं वो सारी की सारी वर्क डन में कन्वर्ट हो रही है. वो वर्क डन कितना होगा? अगर हम बात करें वर्क डन की यहाँ पे, तो कितनी हीट यूटिलाइज़ हो रही है, सिस्टम कितनी हीट यूटिलाइज़ कर रहा है? Q1 माइनस Q2, यानी Q1 हीट वो ले रहा है, उसमें से Q2 हीट वो वापस कर रहा है. तो जो डिफरेंस है कि हीट का, वो उतना वर्क डन जो है वो सिस्टम या इंजन कर रहा है. ठीक है, तो Q1 माइनस Q2 जो है आपके पास क्या होगा? वो हीट होगी जो सिस्टम ने एब्जॉर्ब करके वर्क डन में कन्वर्ट की है. अब अगर हम यहाँ से एफिशिएंसी की बात करें कि ये सिस्टम कितना एफिशिएंट होगा, तो आप यूँ सोचेंगे प्रैक्टिकली कि जितनी हीट वो एब्जॉर्ब करके
यानी 100 जाउल्स अगर वो हीट एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, उसमें से वो अगर 90 जाउल्स वर्क डन में कन्वर्ट कर देता है और बाकी 10 जाउल्स सिस्टम जो है वो कोल्ड रिजर्वायर की तरफ हीट भेज देता है, तो इसका मतलब ये है कि ये सिस्टम या इंजन कितना है, 90% एफिशिएंट है, ठीक है। तो अगर मैं जनरल फार्मूला इसका निकालूं तो मेरे पास इनपुट ओवर आउटपुट एफिशिएंसी होती है, और एफिशिएंसी का सिंबल ये इन्होंने लिया है जिसे हम ईटा कहते हैं, ठीक है। तो एफिशिएंसी किसके बराबर होती है, आउटपुट मतलब जो प्रैक्टिकल वर्क डन है वो डिवाइडेड बाय इनपुट। और इनपुट क्या है यहाँ पे, दोनों एनर्जीज हैं। आउटपुट एनर्जी क्या है, वर्क डन, और इनपुट एनर्जी क्या है आपके पास, हीट। तो यहाँ पे आपने कुछ इस तरह लिख लिया, इस रिलेशन को देखें तो एफिशिएंसी क्या है, आउटपुट यानी मैकेनिकल वर्क डन डिवाइडेड बाय इनपुट यानी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द हॉट रिजर्वायर। अब डेल्टा डब्ल्यू आपने अभी अभी फाइंड किया था पिछले पेज पर, Q1 माइनस Q2 चेंज इन हीट जो आपके पास वर्क डन है। अगर आप ऊपर न्यूमरेटर में डेल्टा डब्ल्यू की जगह Q1 माइनस Q2 पुट कर दें, उसके बाद अगर आप Q1 के नीचे Q1 अलहदा और Q2 के नीचे Q1 अलहदा लिख दें तो आपके पास कुछ ये रिलेशन बनेगा, और Q1 से कटेगा तो 1 आ जाएगा आपके पास, बाकी Q2 बाई Q1 एज इट इज़। तो कुछ आपके पास एफिशिएंसी का जो फार्मूला बना इन टर्म्स ऑफ हीट, तो वो कुछ यूँ बनेगा कि 1 माइनस जितनी हीट वापस की है सिस्टम को डिवाइडेड बाय जितनी हीट एब्जॉर्ब की थी, ठीक है। ये आपके पास एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम होगी। अब अगर फ़र्ज़ करें सिस्टम साइक्लिक प्रोसेस है, सिस्टम कोई भी हीट वापस नहीं कर रहा है, यानी यूँ कह सकते हैं कि जितनी भी हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, साइक्लिक नहीं है, जितनी भी हीट एब्जॉर्ब कर रहा है हो तो यही रहा है, बार बार हीट ले रहा है और हीट वापस कर रहा है, तो जितनी भी हीट वो एब्जॉर्ब कर रहा है वो सारी की सारी, जितनी भी हीट एब्जॉर्ब करे Q1 वो सारी की सारी अगर डेल्टा डब्ल्यू में कन्वर्ट कर दे, यानी कि अगर Q1 बराबर हो जाए डेल्टा डब्ल्यू के, ठीक है, तो और Q2 ज़ीरो है यानी हीट वापस नहीं कर रहा है सिस्टम को, यहाँ पे हमने ज़ीरो पुट किया, यानी सिस्टम जितना भी Q1 एब्जॉर्ब कर रहा है वो सारा का सारा डेल्टा डब्ल्यू यानी वर्क डन में कन्वर्ट कर रहा है, कोई भी हीट वापस नहीं कर रहा Q2 सिस्टम को, तो कोल्ड रिजर्वायर को, तो तब आपके पास एफिशिएंसी कितनी होगी, 1 आएगा इसका आंसर इस फार्मूले से, और एफिशिएंसी कितनी होगी, 100%। यानी जितना वर्क डन उसने जितना हीट एब्जॉर्ब की वो सारी की सारी वर्क डन में कन्वर्ट कर दी, कोई भी लॉस नहीं आया, ठीक है। तो एफिशिएंसी तब 100% होगी। प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है, कुछ ना कुछ हीट जो है वो कोल्ड रिजर्वायर को वो देता ही है सिस्टम, बट ये आइडियली हम कह सकते हैं, बट आइडियल इंजन अभी तक हम नहीं बना सके। अच्छा, अब आते हैं आपके सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पे, पेज 366 पे। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स वो यूँ कहता है कुछ कि जैसे आपको पता है फर्स्ट लॉ में आपने ये पढ़ रखा था कि फर्स्ट लॉ आपका रिप्रेजेंट करता है या रिजेंबल करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को, यानी जितनी भी एनर्जी है, टोटल हीट जो आप सिस्टम को देंगे वो उसकी इंटरनल एनर्जी और वर्क डन में कन्वर्ट हो जाएगी, लॉस कहीं नहीं आएगा। तो कहने का मतलब यहाँ से ये निकला था कि वर्क डन डेल्टा डब्ल्यू और हीट आपस में इंटर कन्वर्टेबल हैं, ठीक है। यानी उन्होंने यूँ कहा कि अगर हम सिस्टम के ऊपर वर्क डन हम करेंगे तो सिस्टम के अंदर उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ करेगी, यानी, और अगर सिस्टम हमें वर्क डन करके देगा, या आप यूँ कहें कि अगर हम सिस्टम को हीट दे रहे हैं तो सिस्टम हमें वर्क डन करके देगा, और अगर हम सिस्टम पे वर्क डन कर रहे हैं तो सिस्टम हमें हीट देगा, यानी दोनों इंटरकन्वर्टेबल हैं। अब यूँ समझ लें कि हायर, उनके कहने का मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में कुछ यूँ था कि हीट कैन फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन और फ्रॉम हॉट टू कोल्ड बॉडी एज वेल एज फ्रॉम कोल्ड टू हॉट बॉडी। बट यहाँ पे उन्होंने पाथ की बात नहीं की, उन्होंने जस्ट ये कह दी ये इंटर कन्वर्टेबल हैं। बट सेकेंड लॉ में कुछ ऐसा हुआ, सेकेंड लॉ में डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट स्टेटमेंट दी और उन्होंने यूँ कहा कि इसमें आप ऐसा नहीं कर सकते कि सिस्टम जो है वो कोल्ड टू हॉट बॉडी की तरफ हीट को ट्रैवल करवाए, बल्कि फ्रॉम हॉट टू कोल्ड बॉडी ही हीट ट्रांसफ़र होगी। अगर फिर भी आपने हीट ट्रांसफ़र करवानी है, ठीक है, यानी यहाँ पे देखो ये कह रहे हैं इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ हीट इंजन ऑपरेटिंग कॉन्टीन्यूसली इन अ साइकिल विच टेक्स हीट फ्रॉम अ हीट सोर्स एट हायर टेम्परेचर एंड परफॉर्म एन इक्वलेंट अमाउंट ऑफ वर्क विदाउट रिजेक्टिंग एनी हीट। कहने का मतलब कि कोई ऐसा भी नहीं हो सकता कि 100% एफिशिएंट सिस्टम मिले, कोई Q2 की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी,
मतलब Q2 कैन नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। एक तो ये स्टेटमेंट थी, और दूसरी स्टेटमेंट ये थी कि अगर आपने इट इज़ पॉसिबल टू क्रिएट कॉज हीट टू फ्लो फ्रॉम कोल्ड टू हॉट बॉडी विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ वर्क, यानी अगर आपने हीट को कोल्ड से हॉट बॉडी की तरफ लेकर जाना है तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ सिस्टम जो सेकेंड लॉ है वो बेसिकली बात कुछ यूँ कर रहे हैं कि आप जो है वो पाथ को देखेंगे कि पाथ जो है वो लाजमी है। सिस्टम जो थर्मोडायनामिक्स फर्स्ट लॉ कहता था कि हीट जो है वो कन्वर्टेबल है तो सही, बट पाथ की बात नहीं की थी कि हायर से हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ आ रहा है। बट यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हमेशा हॉट बॉडी से कोल्ड की तरफ ही हीट ट्रैवल करेगी। सेकंड लॉ में ये बात कंफर्म की गई थी। ठीक है, तो सेकंड लॉ जो है वो फर्स्ट लॉ से इस तरह से डिफरेंट है। एक और डिफरेंस यहाँ से ये है कि फर्स्ट लॉ ये कह रहा था कि जितनी आप अपने सिस्टम के ऊपर वर्क डन करना है वो सिस्टम आपको हीट दे सकता है, बट सेकंड लॉ यहाँ पे ये बताता है आपको कि जितनी भी सिस्टम को आप हीट देंगे वो कभी भी वर्क डन जो है उसके बराबर नहीं होगा, बल्कि कोई ना कोई लॉस ज़रूर होगा। ठीक है, तो आप यूँ कह सकते हैं फर्स्ट लॉ तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को रिजेंबल कर था, और यहाँ पे जो सेकंड लॉ है वो हीट की हायर से लोअर कंसंट्रेशन फ़्लो की बात कर रहा है। इसी के साथ थर्ड लॉ भी दिया गया था। थर्ड लॉ को बेसिकली थर्ड नहीं कहा गया था, उसको ज़ीरोथ लॉ का नाम दे दिया गया था। ज़ीरोथ लॉ भी आपको पता होना चाहिए। ज़ीरोथ लॉ जो है वो थर्मोडायनामिक्स का वो जस्ट इतना है, ठीक है, कि अगर दो बॉडीज़ आपस में एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम में, ठीक है, ए या यूँ कहें कि ए इज़ इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद बी, और अगर बी थर्मल इक्विलिब्रियम में है सी के साथ, तो ए जो है वो भी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होगी। ठीक है, तो बस इतना सा ज़ीरोथ लॉ था कि अगर दो बॉडीज़ एक बॉडी दूसरी से और दूसरी बॉडी तीसरी से थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो वो जो फर्स्ट बॉडी है वो थर्ड के साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होगी, यानी उन सब के टेम्परेचर्स बराबर होंगे या थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ ओवरऑल क्या होंगी, बराबर होंगी। एनीवेज ये तीन लॉज थे जिनमें से दो बुक में गिवन है, तीसरा वाला ज़ीरोथ लॉ नहीं गिवन, क्योंकि वो बाद में बना था इसलिए उसको ज़ीरोथ लॉ का नाम दे दिया गया। इसके बाद कार्नट साइकिल है 10.11 टॉपिक, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी तक आप इसको रीड करें अपने माइंड में, ठीक है, इसको याद करें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।